हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है, बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया है गर्मी का। ठीक है, मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा चैनल है यूट्यूब पे डिजिटल फिजिक्स। और हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का दूसरा लेक्चर। एक्सेस चार्ज क्या होता है? क्या होता है एक्सेस चार्ज? एक्सेस चार्ज क्या चीज? एक्सेस चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी पे या किसी भी एटम पे अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो हम उसको बोलेंगे एक्सेस चार्ज। मान लो एक आइसोलेटेड एटम, क्या है? आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम, मान लो कोई ए आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम है मतलब इस पे नेट चार्ज क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। आइसोलेटेड एटम मतलब क्या आ जाएगा? क्यू नेट जीरो है ना। और इस पे मान लेते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स होगा। मान लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें? इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 है। प्रोटॉन भी 10 है, न्यूट्रॉन 8 है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, और नेट चार्ज इसलिए इस पे जीरो हो जाता है। इसमें दो कंडीशन है, या तो इस एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करो या तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करो। दोनों में कौन सा इजीली ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा? देखो कि कोई भी एक आइसोलेटेड एटम है। क्या है ये? एक एटम है जिसके चारों ओर मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। दो गो सील बनाता हूं मैं, ज्यादा नहीं बनाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना है? 2 है। मान लो यार 10 है, जितना भी हो। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किस किस से बनाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। कौन सा फोर्स होता है इस पे? न्यूक्लियर फोर्स रहता है। न्यूक्लियर फोर्स होता है। कौन क्या होता है? ये स्ट्रांग होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। इस पे कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक होता है। ये क्या होता है? वीक फोर्स एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है? ये बहुत ही वीक होता है। मान लो कि आपको न्यूट्रॉन को तोड़ना है, कुछ आप एनर्जी लगाओगे ना। जो भी एनर्जी आप दोगे, मान लो इसको तोड़ने के लिए हमको चाहिए 50 जूल और इसको तोड़ने के चाहिए 5 जूल। अब 5 जूल से आगे जैसे ही दोगे, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बाहर ही आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सो कौन सा इजिली रिमूव होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली रिमूव बिकॉज इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है ना, लगेगा ना। अपन यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली रिमूव्ड फ्रॉम एटम as it required less energy to break the bond। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसको क्या चाहिए? बहुत ही कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो इजिली क्या कौन सा ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजिली होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है ना, जब तक हम एक प्रोटॉन निकले तो तक मेरा सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो अगर हमको एक्सेस चार्ज चाहिए, क्या चाहिए? एक्सेस चार्ज अगर डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं तो कहाँ ट्रांसफर होता है? क्योंकि वो इजिली ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? लेस एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स से अटैच होता है। लिख लो, उतार लिए, मिटाओ इसको, इस चीज को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन से क्यों इजीली रिमूव होगा, क्योंकि इसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इस आइसोलेटेड एटम से क्या करना है हमको? 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। लेट 5 electrons are transferred from एटम ए से वो क्या करना? 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। किसको क्या करना है? 5 एटम को हमको ट्रांसफर करना है एटम ए से। तो चलो भाई, अब कोई एटम ए है, ठीक है ना, इससे हम क्या किए? 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए? हम निकाल दिए। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पहले कितना था इलेक्ट्रॉन? 10 था, है ना। इसमें से हम 5 क्या कर दिए? निकाल दिए। तो कितना बच गया? 5 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। प्रोटॉन कितना है भाई? 10 का 10 ही बचा रहेगा ना, नहीं बचा रहेगा। और न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 8 गो रहेगा। हमने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो कितना प्रोटॉन बच जाएगा इसमें? एक्स्ट्रा कितना प्रोटॉन बच जाएगा? 5 प्रोटॉन बच जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा ना। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन बॉन्ड बना लेगा, तो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोटॉन कितना बचेगा? 5 गो। यहाँ पर लिख देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन आर बॉन्डेड बाय फोर्स। ठीक है ना, बॉन्डेड बाय फोर्स एंड रेस्ट 5 proton is excess। excess है ना, 5 then rest 5 excess proton, then rest 5 excess proton develop excess charge on एटम ए। क्या करेगा? एटम ए पे एक्सेस चार्ज को डेवलप करेगा। तो क्या करेगा? ये 5 एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा? एक्सेस चार्ज डेवलप करेगा। किस पे? एटम ए पे। और हम इसको आइसोलेटेड एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। और इसको हम बोलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन के कारण कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम बोलेंगे क्या होगा? एटम ए पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयंस। नाउ एटम ए said as पॉजिटिव आयंस बोल, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन बोलेंगे। अब इसको एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
पॉजिटिव आयन बोलेंगे, और इस पे कितना हो जाएगा, +5e हो जाएगा ना चार्ज, +5e प्लस 5 प्रोटॉन, और प्रोटॉन में कितना चार्ज, +e, तो +5e हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयंस हो गया। और ये जो +5e है वो क्या है, एक्सेस चार्ज है। क्या है ये, एक्सेस चार्ज है ना, ये क्या है, एक्सेस चार्ज है। क्या है ये, एक्सेस चार्ज है। हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी आइसोलेटेड एटम से या किसी भी एटम से क्या है, अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं या रिमूव करते हैं, उस पे क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं उतना ही प्रोटॉन एक्सेस बचेगा, और वो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेस चार्ज डेवलप करेगा, जो किसके बराबर होगा, +5e के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एक्सेस चार्ज ऑन A इक्वल टू +5e, और e का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19 होता है, -19। ठीक है, हम देखेंगे क्या ए क्या कर रहा था, ए 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ए से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है या डिटैच हो रहा है। क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है। तो क्या करेगा, आइसोलेटेड था जब, तब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था और 8 न्यूट्रॉन था। उसमें से क्या किया, उसने 10 इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो कितना एक्सेस, एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा, 5 प्रोटॉन बचा ना। यही 5 प्रोटॉन क्या करेगा, जो एटम है उस पर एक्सेस चार्ज डेवलप करेगा। क्या करेगा, एक्सेस चार्ज डेवलप करेगा। कितना करेगा, 5e, +5e, क्योंकि ये प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो आइसोलेटेड एटम था, अब उसको हम आइसोलेटेड एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। कौन, आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन। और कौन सा आयन होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव आयन होगा। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव आयंस। कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। मान लेते हैं कि कोई एटम बी है, क्या है, कोई आइसोलेटेड एटम बी है, वो भी क्या है, आइसोलेटेड है, जिसका शुरू में 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितना है, मान लेते हैं 10 को, क्योंकि ये भी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड एटम है। तो नेट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो प्रोटॉन भी 20 वो होगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 को। नेट चार्ज क्या हो जाएगा इस एटम बी पे, 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों मिला के क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0, क्योंकि इस पे हो जाएगा -20e और इस पे हो जाएगा +20e, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या किया है, बी ने गेन कर लिया। क्या किया, गेन करता है, क्या करता है, क्या कर लिया, गेन कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया बताओ, अब इसके पास कितना बचा, अब 5 इलेक्ट्रॉन इसको गेन हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 25 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया ना, और इसके पास 20 प्रोटॉन है। अब क्या करेगा, ये 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन मिला करके क्या करेगा, 20 प्रोटॉन एंड 20 इलेक्ट्रॉन मिला करके बॉन्ड बना लेगा, और जो बचेगा एक्स्ट्रा जो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो क्या करेगा, इस बी पे चार्ज डेवलप करेगा। कितना चार्ज डेवलप करेगा, -5e। कितना करेगा, -5e चार्ज डेवलप करेगा। कितना करेगा, -5e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे 5e चार्ज हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा है। यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे if 5 electron is gained, 5 electron is gained
बाय एटम बी। क्या करेगा? एटम बी क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ? देन -5e charge is developed on atom B and now atom B becomes negative आयंस। हो जाएगा नेगेटिव आयंस कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। क्या करेंगे? ए से अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन डिटैच कर रहे थे, इसमें +5e चार्ज हो रहा है। बी अगर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसमें कितना चार्ज हो रहा है? -5e हो रहा है ना। -5e किसके बराबर हो जाएगा? -5 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के बराबर हो जाएगा। इस पे कितना एक्सेस चार्ज हो जाएगा? +5 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इतना एक्सेस चार्ज होगा किस पे? ए पे। और इतना एक्सेस चार्ज हो जाएगा बी पे। ठीक है, ऐसे इसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट। एक्चुअली जब हम, आपको याद है पिछला लेक्चर, एक्चुअली जब हम एक प्लास्टिक रॉड को एक वुलन क्लॉथ से रगड़ते थे तो क्या हो रहा था? प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज हो रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा था? क्योंकि वो सिल्क क्लॉथ या फॉर जो है, फॉर से क्या कर रहा था? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। तो कोई एटम गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज होगा ना। और सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा? या फॉर पे, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है, डिटैच हो रहा है उससे इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हो जाएगा ना? नहीं होगा? जैसे आप ग्लास रॉड ले रहे थे और क्लॉथ से उसको रगड़ रहे थे, कॉटन से, है ना। किससे? कॉटन से रगड़ते हैं तो क्या कर रहा है कि ग्लास रॉड जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर रहा है। क्या कर रहा है? डिटैच कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और किसको दे रहा है? कॉटन को। तो क्या हो रहा है? जब भी हम ग्लास रॉड को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से डिटैच होगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, ग्लास रॉड पे आ जाएगा ना। कॉटन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना आपको? तो क्या करना है? जब भी इसको रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि एक तो लूज करता है, दूसरा गेन करता है। ये हो गया चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट। आप इसको लिखें और इसको मिटा दें। आपने ऑब्जर्व किया कोई एटम ए है, क्या है? ए है। उससे हम कितना इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी हमने 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटा कोई चार्ज हमारे कोर्स में है ही नहीं। सबसे जो छोटा चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। और क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही बने होते हैं एटम्स। तो एटम पे क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन कभी हम ये नहीं कहेंगे कि उस एटम पे 5.2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे कोर्स में। यहाँ पे क्या है? 5 + 0.2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही हो गया ना, 5 + 0.2 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0.2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक से छोटा होता ही नहीं है। क्या है? एक से छोटा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ही नहीं है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं
कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज एलिमेंट, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज यूनिट या एलिमेंट इज आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटा कुछ भी होता ही नहीं है। सबसे कम क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो जाएगा, होगा ना। इससे छोटा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में ये होता ही नहीं है, दशमलव भिन्न में नहीं आता है, हमेशा इंटीजर में रहता है। ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम आर इन इंटीजर में रहता है। किसमें रहता है, इंटीजर में रहता है। किसमें रहता है, इंटीजर में रहता है, पॉजिटिव इंटीजर में। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 5.2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। कितना होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लेते n इलेक्ट्रॉन है, n भी इंटीजर है कि नहीं। n इलेक्ट्रॉन है आइसोलेटेड एटम पे, तो n प्रोटॉन भी होगा, वो भी इंटीजर होगा। सब मिला क्या होगा, इंटीजर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के मिल के बने हैं, मिले हैं ना। और जो कि क्या होता है, इंटीजर होता है ना, क्योंकि सबसे छोटा 1 होता है। या तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 क्या होगा, इंटीजर हो गया। 100 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 क्या हो गया, इंटीजर हो गया ना। तो थोड़ा आप पढ़ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये समझ में आ रहा है कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन, 5.2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज 1 से छोटा नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो 1 मिनट। चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स एंड does not exist in fraction में, मतलब दशमलव में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग दे देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि जो भी नेट चार्ज किसी पे जो होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण। सम होगा ना, उसी के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स के कारण होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं, ठीक है ना, एक कोई आयंस है। क्या है ये, आयंस है। अगर आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा ना। आयन है, क्या है ये, आयंस है। मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स है,
N1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, N1 इलेक्ट्रॉन्स है, N2 प्रोटॉन्स है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अगर ये आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा। तो मान लेते हैं इसमें N1 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, N2 15 प्रोटॉन है, या N1 15 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी ना। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं चार्ज ऑन N1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस N1 इंटू ई हो जाएगा ना। चार्ज ऑन N1 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन N2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्लस N2 इंटू ई हो जाएगा ना, नहीं होगा। अगर एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है प्लस ई, तो N2 प्रोटॉन पे N2 इंटू ई हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है तो N1 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, N1 इंटू माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लिखते हैं नेट चार्ज, क्या लिखते हैं, नेट चार्ज ऑन ए क्या हो जाएगा, चार्ज ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू n प्रोटॉन्स होगा ना, प्लस चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, चार्ज ड्यू टू N1 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, इसके ऊपर में ऐसा लगा रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गया वो। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, पता है ना, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर है, ठीक है। प्लस चार्ज ड्यू टू N2 प्रोटॉन हो जाएगा ना, प्लस क्या लिख सकते हैं, चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन के कारण, होगा कि नहीं होगा। हम इसको मान लेते हैं नेट चार्ज ऑन ए को हम बोल देते हैं क्यू नेट, क्या बोलते हैं, क्यू नेट बोलते हैं। क्यू नेट क्या हो जाएगा, ये चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस N1 इंटू ई, कितना है, माइनस N1 ई, प्लस चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन कितना है, N2 इंटू ई, और इस पे क्या होता है, 0 हो जाता है, होता है ना, नहीं होता है, होता है। अपन यहां पर बोल सकते हैं क्या कि क्यू नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 इंटू ई लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 ई लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, अब देखो क्यू नेट इजकल टू N2 माइनस N1 इंटू ई। N2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको नहीं बोल सकते कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, नहीं चलेगा। हो सकता है अगर N2 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्यू नेट, अगर N2 कम है तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, इसको बताएंगे हम। कितना समझ में आ रहा है आपको। कोई एटम जो आयन है, कोई आयन है, इसमें मान लेते हैं N1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो चार्ज ऑन N1 कितना हो जाएगा, N1 इलेक्ट्रॉन माइनस N1 इंटू ई। अगर मान लेते हैं N2 प्रोटॉन है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, N2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, N2 इंटू ई हो जाएगा। तो बताओ नेट चार्ज ऑन ए क्या हो जाएगा, चार्ज ड्यू टू N1 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू N2 प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज 0 होता है, तो 0 चार्ज ड्यू टू N2 प्रोटॉन प्लस N2 इंटू ई, चार्ज ड्यू टू N1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस N1 इंटू ई हो जाएगा। तो क्यू नेट क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 इंटू ई लिख सकते हैं ना। तो आप ये बताओ कि N1 भी तो इंटीजर है,
और N2 भी एक इंटीजर है कि नहीं? क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी ऐसे ही मिलता है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन। कभी फ्रैक्शन में तो नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि अगर n1 इंटीजर है, क्या है, इफ n1 and n2 इज इंटीजर, क्या है, n1 और n2 इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 भी क्या हो जाएगा, एक इज इंटीजर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इंटीजर होगा, होगा ना। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस n इंटू ई, इसको मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं n, तो हम लिख सकते हैं q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब हो सकता है n2 n माइनस 1 कभी पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव n आ जाए, और कभी निगेटिव n आ जाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि नेट चार्ज ऑन एनी एटम इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ ई, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, मतलब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको, आप इसको लिख लिए, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं इसको मिटाऊं, ओके, अरे मैं इसको मिटा दिया, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, if n1 and n2 is integer then n2 minus n1 is equal to n, प्लस माइनस n कर लेते हैं, प्लस माइनस n is also इंटीजर। प्लस माइनस n क्योंकि अगर n2 बड़ा होगा तो प्लस n, n2 छोटा होगा तो माइनस n। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Q नेट इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, यही है। n क्या है, n है इंटीजर, क्या है ये, इंटीजर है, क्या है ये, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो, दशमलव के बाद वाला संख्या 0 है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द ओनली यूनिट चार्ज कैरियर, are the only unit charge carrier, then net charge on any atom या body is integral multiple of E, ठीक है ना। That is Q net is equal to प्लस माइनस n इंटू E, यही है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही यूनिट चार्ज कैरियर है तो क्या हो जाएगा, किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ E के बराबर होगा। E क्या है भाई, E क्या है, E है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसका बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तो आप बना सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इसमें एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमारा मिटा दूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, डिफिनेशन लिख लो इसको, इसका डिफिनेशन क्या है। इसमें क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या होता है, नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मीनिंग क्या है, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, जिससे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लो कि आप अपने रूम में 3 आदमी हो, ठीक हो, आप हो, आपके 2 फ्रेंड हैं, पढ़ रहे हैं, और रूम पूरा लॉक हो गया। ठीक है, आप नहीं तो बाहर जा सकते, या बाहर का कोई भी आदमी अंदर आ सकता है ना। वैसे वाला ऐसा कि आप 3 आदमी हैं, आपने रूम को लॉक कर दिया, लॉक करोगे तो बाहर का कोई आदमी तो आने वाला है नहीं, और नहीं आप भी बाहर जाओगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिस्टम आइसोलेटेड हो गया। अब क्या था, जब ये सिस्टम आइसोलेटेड था, तो मान लो किसी समय टी पर आप 3 आदमी थे, अब 1 घंटे बाद भी तो 3 ही आदमी रहोगे ना, कि ज्यादा बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हम बाहर वाले को आने नहीं देंगे और हम बाहर जाएंगे नहीं। जितना हम पहले थे उतना ही बाद में रहेंगे। मतलब क्या हो गया, हम क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है, जितना पहले थे उतना ही बाद में रहेंगे। यही चीज यहाँ पे है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब फॉर एन isolated system total initial charge is equal to total फाइनल चार्ज, चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या, जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में ही रहेगा, उसी को बोलते हैं चार्जेस कंजर्व। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, चलो इसको लिख लो पहले फटाफट, उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। ठीक है ना, मिटाओ। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम है, कौन सा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है ये, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे, क्या किस पे, टाइम t1 पे इस पे कोई बॉडी, इसमें A है, B है और C है। जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें 3 बॉडी है, एक पे चार्ज है 2 कूलम, एक पे चार्ज है 3 कूलम और एक पे है -2 कूलम। कितना है, -2 कूलम है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q नेट, बोलो सिस्टम पे Q नेट ऑन सिस्टम पे क्या आ जाएगा, +2 + 3 - 2 इक्वल टू +3 कूलम। हो जाएगा ना। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t2 समय के बाद जो आइसोलेटेड सिस्टम था, मान लेते हैं इस पे A है, ये B है और C है। मान लेते हैं इस पे आ गया +3 कूलम, इस पे आ गया +1 कूलम। तो बताओ C पे कितना चार्ज आएगा, बताओ C पे कितना चार्ज आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो क्या बोलेंगे, चार्ज कंसेप्ट है, जितना नेट चार्ज पहले था उतना ही नेट चार्ज बाद में ही आएगा। मतलब Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 +1 प्लस, मान लेते हैं इस पे X चार्ज आ गया। कितना आ गया, X चार्ज आ गया।
तो किसके बराबर होगा? जितना पहले था उतना ही बाद में, तो 3 कूलम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक्स इजक्वल टू 3, एक्स इजक्वल टू -1 कूलम, होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, होगा ना? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 कूलम चार्ज आ जाएगा। तब ये सिस्टम क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में। मतलब क्यू नेट को मैंने कितना माना? 3 माना। क्यों माना 3? जितना पहले था उतना ही बाद में होता है। इसी को बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व, मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज यानी सिस्टम पे, यहाँ पे ए पे, बी पे, सी पे, बॉडी पे बदल गया, बट सिस्टम पे क्या हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसी को बोलते हैं चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब नेट चार्ज क्या होता है? वो कंजर्व होता है। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे क्या है? नेट चार्ज 3 कूलम है, यहाँ पे भी 3 कूलम ही होगा, बशर्ते ए बी सी पे चार्ज बदल जाए। यहाँ पे देखो, ये पहले कितना था? 2 + 2 कूलम पे, अब आ गया 3 कूलम। इस पे था +3 कूलम, ये आ गया +1 कूलम। तो बताओ इस पे कितना होगा? ये है ना 4 + x = 3, तो x = -1, तो सी पे कितना आ गया? -1 कूलम आ गया। तब ये दोनों तब क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी जो क्यू नेट होगा 3 कूलम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? पहले भी 3 कूलम था और बाद में भी 3 कूलम है, तो चार्ज कंजर्व्ड है ना? क्या है? चार्ज कंजर्व्ड है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, और आगे के लेक्चर में हम और आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी तरह पढ़ना है, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपका एक एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा रैंक आएगा, चाहे जेईई हो या नीट हो या बोर्ड हो। ठीक है, थैंक यू।